हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो लोग पीडीएस सिस्टम से अनाज कलेक्ट करते हैं या अनाज रिसीव करते हैं। अनाज मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले क्या होता था कि मशीनें लगी हुई थी, वहाँ पर आपको अंगूठा लगाना होता था, फिर आपको राशन मिलता था। कई बार नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से या मशीन काम ना करने की वजह से लोगों को खाली हाथ वापस जाना पड़ता था। तो सरकार एक नए प्रकार की यहाँ पर जो है चीज़ लेकर के आई है, जहाँ पर आपको डिजिटल कूपन या डिजिटल करेंसी दी जाएगी। जैसे आपको कई बार होता है ना कि आपको कोई एक स्पेसिफिक कार्ड लेकर के या स्पेसिफिक गिफ्ट कार्ड लेकर के भेज देता है कि 500 रुपये का जो है पेटीएम का गिफ्ट कार्ड है, वो आपके पेटीएम में पड़ा रहता है। जब आप कहीं पर पेमेंट कर रहे होते हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो वैसा ही कुछ आपको कुछ कूपन मिलेगा जो आपके जो भी पेमेंट वाले एप्लीकेशंस होते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, वहाँ पर पड़ा रहेगा। अब ये कैसे काम करने वाला है, ये सारा 1 बाय 1 का देखने वाले हैं। कहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा, कब से स्टार्ट हो जाएगा, क्या क्या लाभ लोगों को मिलने वाले हैं। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत यहाँ पर जो है मुफ्त राशन जो वितरण किया जाता है, उसी को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल फूड करेंसी, डिजिटल फूड कूपन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अब ये कैसे काम करेगा, तो बायोमेट्रिक की जगह अब आपको क्यूआर कोड स्कैन करके राशन मिलने वाला है। प्रमुख बिंदु यहाँ पर क्या है, तो अगले महीने सरकार जो है चंडीगढ़, पुडुचेरी और गुजरात, तो 2 यूटीज है, और गुजरात के कुछ जिलों में जो है 3 जिलों में इसको लागू करने वाला है। अब इसको हम बात करते हैं, नाम क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के नाम से जाना जाएगा। फूड करेंसी को विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ही डिजाइन किया गया है। कई जगह पर ऐसा था, ऐसे जो अगर हम बात करते हैं जो यूटीज हमारी हैं, यहाँ पर पैसे जो है डीबीटी के माध्यम से लोगों के अकाउंट में आते थे, और कई बार ऐसा देखा गया कि उस पैसे का इस्तेमाल राशन को खरीदने के लिए नहीं किया जा रहा था, किसी अन्य चीज़ के लिए कर लिया गया। तो इस कमी को दूर करते हुए इन्होंने जो ये टोकन्स बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ राशन की दुकानों पर ही काम करेंगे, राशन को खरीदने के लिए ही यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे। अदरवाइज आप इनका जो है इस्तेमाल किसी और जगह पर नहीं कर पाएंगे। दायरा क्या है इसका, तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के रूप में लागू किया गया है। गुजरात के आनंद, साबरमती और दाहोद जिले में यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। अहमदाबाद में 25 लाभार्थियों को ये लॉन्च मतलब दिया गया था। तो यहाँ पर देखा गया कि 2000 से अधिक जो है सफल ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं। अब जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, तो आइडिएशन होता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, और प्रोटोटाइप के रूप में जो है बाद में इसको लॉन्च किया जाएगा। योजना का उद्देश्य क्या है, तो दुनिया में सबसे बड़ी खाद्य समस्या या खाद्य सुरक्षा योजना है। दुनिया में कहीं पर भी इतने लोगों को अनाज नहीं दिया जाता जितना भारत में दिया जाता। फर्जी राशन, लीकेज, डुप्लीकेसी, इन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। तो लाभार्थियों को बायोमेट्रिक फेल होने की समस्या से भी बचाएगा, सुनिश्चित करेगा कि सब्सिडी का उपयोग केवल खाद्यान्न सामग्री में ही किया जाए। डिजिटल इंडिया और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा देने वाला है। समय सीमा इसकी हम बात करते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में अगर देखें, डिजिटल कूपन के जमा होने से बचने के लिए सरकार सीमित जो है समयावधि तय करी, ताकि लोग इकट्ठा ना करते रहें कि चलो जो है इकट्ठा करते हैं, बाद में इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है, मिलेगा, उसकी वैलिडिटी होगी और इस्तेमाल करना होगा। भूल गए तो भाई आपके वो मिस्टेक है। चंडीगढ़ और पुडुचेरी में अलग अलग व्यवस्था क्यों है, तो ये है दोनों जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। डीबीटी पहले से यहाँ पर लागू है। अनाज की जगह नकद राशि सीधे बैंक में दी जाती है। अब सरकार विचार यहाँ पर यह कर रही है कि डिजिटल फूड करेंसी स्वीकार करने वाले आउटलेट्स कैसे चिन्हित किए जाएं। तो समस्या यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पैसे तो दिए जाते हैं, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल लोग कहीं पर भी कैसे भी कर लेते थे। लेकिन जो सरकार ने यहाँ पर ये कूपन्स दिए हैं, या कह सकते हैं जो डिजिटल करेंसी दी है, वो हर दुकान में काम करेगी नहीं। तो सरकार को कुछ जगह चिन्हित करनी होगी ताकि वही इनका इस्तेमाल हो। ये सारी जो है हमारी यूटीज वगैरह है, राज्य वगैरह मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब बात करते हैं अनाज की सप्लाई व्यवस्था। तो मुफ्त अनाज की आपूर्ति फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई करती है, राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाती है, और अलग अलग जगह पर इसको इकट्ठा किया जाता है। नया पहलू या नवाचार हमने क्या किया है वो समझ लिया है ऑलरेडी। अब बात करते हैं भविष्य में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर कर पाएंगे। तो उर्वरक सब्सिडी में हो सकता है कि कोई उर्वरक खरीदने जाए, उसको भी डिजिटल करेंसी दी जा रही है। पोषण योजना, स्वास्थ्य योजना, छात्रवृत्ति में भी इसका इस्तेमाल कल को किया जा सकता है। मान लीजिए किसी लड़की को पैसे मिले कि तुम्हें जो है कॉलेज की फीस सबमिट करनी है, ठीक है, और ये टोकन या डिजिटल करेंसी सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की फीस सबमिट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि कई बार देखा गया किसी लड़की के लिए पढ़ाई के लिए सरकार ने पैसे दिए, वो पैसे जो है पढ़ाई में इस्तेमाल ही नहीं हुए, वो जो लड़की है वो विद्यालय ही नहीं गई। तो इन सभी लूप होल्स को हम कल को क्या कर पाएंगे, कवर कर पाएंगे। बात करते हैं फीचर फोन। अब मन में ये आ रहा था कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास फीचर फोन है, उनके लिए तो सरकार जो है इसको भी यहाँ पर हल करने वाली है। असिस्टेड ट्रांजेक्शन मोड यहाँ पर लागू होने
होंगे, ऑफलाइन वाउचर्स भी दिए जाएंगे, दुकान स्तर पर प्रमाणीकरण, SMS आधारित पुष्टि, ये सारे जो तरीके हैं कल को हमारी समस्या को निपटाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में। 2013 में लेकर के आया गया था। मूल अवधारणा यहाँ पर यही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का एक ही अर्थ होता है व्यक्ति को हर समय पर्याप्त, सुनिश्चित और पौष्टिक भोजन मिलता रहे। अब खाद्य सुरक्षा के 4 स्तंभ बताए गए हैं। उपलब्धता, अवेलेबिलिटी हो, पहुंच पाए, उपयोग कर पाए, और स्थिरता, हर महीने मिले। ये नहीं कि 1 महीने मिला, 4 महीने राशन नहीं मिला। और इसीलिए जो इसको आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार घोषित किया गया है। आर्टिकल 21 में एक नई चीज ऐड की गई है, आई होप आप सबको पता होगा, महिलाओं से संबंधित है। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं NFSA 2013 की पृष्ठभूमि। तो 5 जुलाई 2013 को लागू हुआ। इस अधिनियम ने खाद्य सुरक्षा को कल्याणकारी योजना से अधिक आधारित व्यवस्था में यहाँ पर जो है बदल दिया। पीरियड सिस्टम के तहत ये काम करता है और कानूनी अधिकार रूप में जो है इसको हम देखते हैं। अब कवरेज देखें तो ग्रामीण आबादी का 75% ऐसा है जो कि इसी पर निर्भर है। शहरी आबादी का 50%, और उसमें भी कई बार होता है कि ग्रामीण आबादी पलायन करके शहरों में गई है और उन्हीं को राशन दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के 2/3 भारतीय आबादी ऐसी है जिसको सरकार अपनी तरफ से राशन दे रही है। 80 करोड़ लोग NFSA के अंतर्गत हैं। आप समझिए, 80 करोड़ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त भोजन, पर्याप्त सामग्री के पैसे नहीं है, सरकार को उनकी मदद करनी पड़ रही है। ये डेटा यहाँ पर ये दिखा रहा है। पात्र लाभार्थियों की श्रेणी हम देखें तो अंत्योदय अन्न योजना, सबसे गरीब परिवार शामिल किए जाते हैं। प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह यहाँ पर दिया जाता है। प्राथमिक परिवार में बात करते हैं, प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज यहाँ पर दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण का प्रावधान किया गया है। राशन कार्ड जारी करने के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला को जो है परिवार का मुखिया घोषित किया जाता है। जीवन चक्र दृष्टिकोण से देखें तो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, ये सारे यहाँ पर आ रहे हैं। अब बात करते हैं माध्यम, आंगनवाड़ी केंद्र है, मिड डे मील हो गया। यहाँ से जो है कुपोषित बच्चों की समस्या को खत्म किया जा रहा है, मतलब खिलाया जा रहा है खाना। मातृत्व लाभ तो स्तनपान या जो गर्भवती या स्तनपान वाली जो महिलाएं होती हैं, कम से कम 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ दिया जाता है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में थोड़ा सा अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। अब उद्देश्य क्या है? मजदूरी हानि की भरपाई। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो काफी समय तक जो है काम नहीं कर पाती है, तो उसका घर कैसे चलेगा, ये ध्यान में रखते हुए सरकार यहाँ पर पैसे देती है। खाद्य सुरक्षा भत्ता भी दिया जाता है जो लाभार्थी को मिलता रहता है। और बात करते हैं 2015 के तहत ये दिया जा रहा है। केंद्र और राज्य की जिम्मेदारियां, तो केंद्र सरकार का भाई क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर? राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य आवंटित करना। FCI डिपो का परिवहन, जो सारा खाद्यान्न लेकर के एक जगह दूसरी जगह जाती है, उन डिपोज का परिवहन करना। राज्यों को वित्तीय सहायता देना। राज्य सरकारें क्या करेंगी? पात्र परिवारों को पहचान करेंगी, राशन कार्ड जारी करेंगी। और FAS मतलब उचित मूल्य दुकान जो होती हैं उनका संचालन करती हैं। शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करती है। तो देखो ये है, याद रखना है आपको, ये केंद्र सरकार के काम है और ये राज्य सरकार के काम है। तो जो बड़े बड़े स्तर वाले काम है वो कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। जो छोटे, मतलब देखने में तो छोटे लग रहे हैं, लेकिन काम ज्यादा जो है वो राज्य सरकार के पास यहाँ पर आया है। केंद्रीय निर्गम मूल्य देखें कि कितने रुपए में क्या मिलता है। चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो, मोटा अनाज 1 रुपए किलो यहाँ पर दिया जाता है। ये दरें 2013 से लागू हैं। समय समय पर सरकार इनको बढ़ाती रहती है। आवंटन संरक्षण देखें यहाँ पर तो राज्यों को 2010 से 13 के औसत उपभोग स्तर तक यहाँ पर संरक्षित किया गया है। टाइड ओवर योजना यहाँ पर लागू कर दी गई है। अब हम बात करते हैं DBT के माध्यम से। आपको पता है जो भी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, जो पैसे होते थे पहले यहाँ से वहाँ घूमते हुए, जो लाभार्थी उन तक नहीं पहुँचते थे, तो बोला गया कि ठीक है अब जो है लोगों के अकाउंट में ही भेजे जाएंगे। परिवहन लागत कम हो जाती है, लीकेज, आधार विविधता बढ़ाना, वित्तीय समावेशन, सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। जब लोगों को पता है कि सरकार बैंक में ही पैसे भेजेगी तो जिनके बैंक अकाउंट नहीं है वो लोग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। वित्तीय समावेशन हो गया, लीकेज होता नहीं, क्योंकि जिसको चाहिए उसी को मिल रहे हैं। DBT का जो है लागू क्षेत्र देखें, सितंबर 2015 से लागू किया गया है। दादरा एवं नगर हवेली कुछ भाग जो है मार्च 2016 से यहाँ पे लागू किया गया है। नकद राशि सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचती है। अब नियम बनाने की शक्ति को देखें, केंद्र सरकार की क्या है? NFSA की धारा 39 के तहत नियम बनाने की शक्ति यहाँ पर मिली हुई है, जिसके तहत केंद्र सरकार इस प्रकार के लाभ लोगों को देती है। राज्य सरकार का देखें तो NFSA की धारा 40 के तहत जो है राज्य सरकार को यहाँ पर अधिकार दिया गया है, जिसके तहत नियम कानून बनाए जाते हैं। समग्र महत्व देखें तो भोजन को कानूनी अधिकार माना गया है। गरीब, महिला, बच्चों सबको जो है विशेष फोकस किया गया है। भारत की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत या व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है। डिजिटल फूड कूपन
होल्स और सीबीडीसी यहाँ पर क्या करेंगे, भविष्य में इस प्रकार की जो है सुविधाओं या सुधारों की नींव को मजबूत करेंगे। जो भी समस्या थी लूप होल से, उनको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रश्न यहाँ पर है, देखो लूप होल क्या था। कई बार कोटेदार या जो भी पीडीएस सिस्टम के जो करता धरता थे, जो लोगों को अनाज देते थे, मशीन में खराबी दिखा करके लोगों को अनाज नहीं देते थे। लगातार लोग जा रहे हैं कि आज मिलेगा करके वो देते ही नहीं थे। लोग परेशान हो जाते थे, कई बार लोग जाना ही बंद कर देते थे। लोग ना जाए उनके लिए अच्छा होता था। इन सभी खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने यह योजना लागू की है। अब डिजिटल फूड करेंसी पायलट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? नगद सब्सिडी बढ़ाना, दूसरा है बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य करना, तीसरा है सब्सिडी का उपयोग केवल खाद्य खरीद तक सीमित रखना, और चौथा और आखिरी विकल्प है राशन दुकानों को समाप्त करना। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न मैंने बीच में पूछा था कि आर्टिकल 21 का दायरा बढ़ाते हुए महिलाओं से संबंधित एक चीज को इसमें और ऐड किया गया है, उसको या उसके बारे में आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।